जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी अकेडमी चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो इसी के साथ जो हमारा इंडियन पॉलिटी का चैप्टर रहेगा आज का, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इसमें हम पार्ट 1 को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, इसमें वो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे पास क्या क्या इंक्लूड है, सबसे पहला तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। सेकंड है हमारे पास यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। थर्ड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फोर्थ है फाइनेंस कमीशन। तो इस वीडियो में तो हम इन 4 को कवर करेंगे। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। आगे है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल हो गया। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास नेशनल कमीशन बने थे जो कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसके बाद और भी चीज़ें काफ़ी इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल हो गई और एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि ये जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड करती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में या नहीं, या फिर ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में आती हैं। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ये हमें मिलता है आर्टिकल 324 में। मतलब वहाँ पर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया जाए, जो कि एक तरह से सुपरवाइज करेगा। ठीक है, डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शंस दे सकता है, कंट्रोल करता है प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को। अभी इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं? एक तरह से ऑफिशियल वोटर लिस्ट होती है सारे एलिजिबल वोटर्स की, और ये कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शंस पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अगर हम इसके नेचर की बात करें तो इसको एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माना जाता है। ऑटोनमस एंड इंडिपेंडेंट होती है, मतलब किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर ये नहीं आती, और ये काम करती है एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी इन इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स में। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो ओरिजिनली देखा जाए 1950 से लेके 1989 तक ये 1 मेंबर बॉडी थी। मतलब हमारे पास सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही थे। 1993 से क्या होता है, एक तरह से 3 मेंबर बॉडी बनाया जाता है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए और 2 हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर्स। अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंट किया जाता है इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। टेन्योर इनके पास होता है 6 ईयर्स का, इंपॉर्टेंट है, या फिर जब तक इनकी एज है वो 65 ईयर ना हो जाए। सेम होता है प्रोसीजर जैसे कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए होता है, बट यहाँ पे क्या है कि हमें आर्टिकल 324 प्रोवाइड किया गया है। रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इन्हें कैसे रिमूव किया जाता है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है, या तो प्रेसिडेंट करेंगे या फिर एक तरह से मोशन पास किया जाता है बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। मोशन क्या होता है? एक तरह से फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। और किस मैटर पे किया जा सकता है? जैसे कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या फिर इनकैपेसिटी हो। और जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उन्हें कैसे रिमूव किया जा सकता है? बट जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, यहाँ पे वो अकेले उन्हें रिमूव नहीं कर सकते। उन्हें रिमूव करना है तो रेकमेंडेशन चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शन। ठीक है, पहली है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, मतलब इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या होती हैं? प्रिपेयर करना, रिवाइज करना इलेक्टोरल रोल्स को, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना। ठीक है, सुपरवाइज करना इलेक्शंस लोकसभा की, राज्यसभा की, स्टेट असेंबलीज हो गई। ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने पहले भी कवर किया है। सेकेंड है हमारे पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्समेंट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है? एक तरह से ना रूल्स बताए जाते हैं जिनको कि फॉलो करना होता है। और यहाँ पर क्या बताया गया है? एक तरह से कि इंश्योर करवाना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। ठीक है, बाकी ये एक्शन ले सकते हैं किसी भी पार्टी या फिर कैंडिडेट के अगेंस्ट अगर वो वायोलेट करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज रेगुलेशन। तो इनके पास एक और काम भी होता है कि ये इलेक्शन सिंबल्स को अलॉट करते हैं, रजिस्टर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को अंडर सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंडर। सस्पेंड भी कर सकते हैं या फिर विदड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पार्टी के रिकग्निशन को। फोर्थ है इनके पास एडवाइजरी पावर्स होती हैं। ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज को लेके। ठीक है, गवर्नर को भी एडवाइस करते हैं जब बात हो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए या फिर
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो नेक्स्ट आता है इनके पास जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पावर्स होती हैं। ये डिसाइड करते हैं कि अगर कोई झगड़ा चल रहा हो पार्टी सिंबल्स को लेके, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिकग्निशन को लेके, बाकी इलेक्शन डिस्प्यूट अगर चल रहे हो, पर विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन वो होने चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक तरह से क्विक समरी। ये सारे जो आर्टिकल्स यहाँ पे हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हैं, तो इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है आर्टिकल 324, वही एस्टैब्लिश करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, पावर्स प्रोवाइड करनी सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस को लेके। फिर आर्टिकल 325 हमें बताता है एक तरह से कि एक जनरल इलेक्टोरल रोल होना चाहिए हमारे पास, मतलब एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए, जिसपे क्या होगा एक तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप किसी के साथ नहीं कर सकते बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और जेंडर को लेके। मतलब ये नहीं है कि अगर कोई और कास्ट है तो उनके लिए अलग इलेक्टोरल रोल बना रखा है, दूसरों के लिए अलग है, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे इस आर्टिकल में सिर्फ इतना याद रखना है, नो डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है आर्टिकल 326, जहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में कहा गया है कि जिसकी उम्र 18 ईयर्स है या फिर 18 से ज़्यादा है तो वो एक तरह से वोट कर सकते हैं। फिर है आर्टिकल 327 जो कि बताता है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है रिगार्डिंग इलेक्शंस। 328 में क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो लॉज बना सकती है स्टेट इलेक्शंस को लेके। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 329 की जो कोर्ट्स हैं वो इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं इलेक्शंस में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एक्सेप्शन दे रखी है, अगर उनके पास कोई भी इलेक्शन पिटीशन जाए तो कर सकते हैं इंटरफेयर, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ कमेटीज आती हैं, ठीक है, जैसे कि रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की गई थी। तो पहली है हमारे पास दिनेश गोस्वामी कमेटी जो कि आई थी 1990 में, जो कि रेकमेंड करती है कॉलेजियम सिस्टम को ताकि अपॉइंट किया जा सके चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को और इलेक्शन कमिश्नर्स को। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आती है, अगर आपको याद हो तो ये 2005 में आई थी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है। तो ईसीआई की इंडिपेंडेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट है लॉ कमीशन 255 रिपोर्ट, जहाँ पर सजेस्ट किया गया एक तरह से स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट कमेटी को भी एक तरह से होनी चाहिए ताकि जो इंडिपेंडेंटली जो मेंबर्स हैं उन्हें चूज़ किया जा सके। तो यहाँ पर है हमारे पास क्विक रिवीजन पॉइंट्स। तो जो आइडिया आया था ना इलेक्शन कमीशन को लेके, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में से आता है 1940s में। आर्टिकल 324 को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ईसीआई कब एस्टैब्लिश की जाती है, 25 जनवरी 1950 को। पहले जो हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन, और जो पहली जनरल इलेक्शंस होती हैं वो है 1951 से 52 तक। नेक्स्ट है हमारे पास कि मल्टी मेंबर बॉडी रही थी ये 1993 से। और अगर हम मॉडर्न इनोवेशंस की बात करें तो हमारे पास क्या एक तरह से ईवीएम्स है, वीवीपैट मशीन है, ठीक है, एपिक है, स्वीप और सी विजिल जैसी एप्स हैं। तो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो इनके जो मीनिंग है वो भी हमें क्लियर होने चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दे रखा है ईवीएम, तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो मशीन जिसे हम यूज़ करते हैं वोट्स को इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि एक तरह से रिप्लेस कर दिया है पेपर बैलेट्स को। नेक्स्ट है हमारे पास वीवीपैट जो कि है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये क्या होता है, एक तरह से डिवाइस होता है जो कि अटैच कर रखा होता है ईवीएम को, प्रिंट करता है एक तरह से पेपर स्लिप को, जहाँ पर शो किया जाता है सिंबल या नेम जिसके लिए हम वोट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एपिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये हमारा वोटर आईडी कार्ड होता है एक तरह से, जिसको इशू किया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके वोटर्स को। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास स्वीप जो कि बताता है सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के बारे में। ये एक तरह से ईसीआई प्रोग्राम होता है जहाँ पर वोटर्स की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है, एजुकेशन के माध्यम से या फिर कैंपेन्स करके स्कूल्स और कॉलेजेस में, ठीक है। तो अवेयर करना इनका मेन मोटिव होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सी विजिल ऐप। ये एक तरह से मोबाइल ऐप है जो कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अलाउ करता है सिटीजन्स को ताकि वो रिपोर्ट करे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि वायलेशन की जाती हैं इलेक्शंस के दौरान। तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है वो तो यहीं तक ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि आता है हमारे आर्टिकल 315 से लेके 323 तक।
तो ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इनको स्टेटस प्रोवाइड किया गया अंडर आर्टिकल 315। ठीक है, यूपीएससी जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानी जाती है अंडर पार्ट 14, और जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती है अंडर यूनियन और स्टेट्स। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बता दिया। वर्क करती है एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। कंपोजिशन की बात करें तो आर्टिकल 316 में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तरह से चेयरमैन होते हैं और बाकी मेंबर्स होते हैं जिनको डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स मस्ट हैव हेल्ड गवर्नमेंट ऑफिस फॉर 10+ ईयर्स, मतलब 10 या 10 से ज़्यादा साल के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस को संभाल रखा हो। मतलब यहाँ पे एक तरह से कन्वेंशन होता है, कोई स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। 6 साल का उनके पास टेन्योर होता है, या फिर उनकी एज 65 ईयर्स तक नहीं हो जाती। अगर हम रिमूवल की बात करें तो हमारे पास आता है आर्टिकल 317 में, जहाँ पर चेयरमैन और उनके मेंबर्स को रिमूव किया जाता है ओनली प्रेसिडेंट के द्वारा, बट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अगर रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की फॉर मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के लिए, या फिर क्या होता है एक तरह से उन्हें प्रेसिडेंट भी डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 318, जहाँ पर क्या होता है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर है वो रेगुलेशंस बनाते हैं। ठीक है, अबाउट सर्विस कंडीशन और स्टाफ ऑफ यूपीएससी या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो पब्लिक यूपीएससी हो गया और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं। इन्हीं दोनों के लिए जो आर्टिकल्स हैं वो सेम रखे गए हैं। तो आगे भी इसके बारे में मैं बताऊँगी। ठीक है, आर्टिकल 319 है, जहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं ऑन पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूपीएससी या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं मेंबर्स। फंक्शंस की बात करें तो आर्टिकल 320 में आता है रिक्रूटमेंट के बारे में। मतलब ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं सारे ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, ग्रुप ए और बी सर्विसेज के लिए हो गया। ठीक है, इन सभी एग्जाम्स को इंक्लूड किया गया है। तो नेक्स्ट आता है एडवाइजरी रोल, जहाँ पर क्या एक तरह से यूपीएससी एडवाइस करती है गवर्नमेंट को रिक्रूटमेंट के बारे में, प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स के बारे में, कंपनसेशन फॉर इंजरीज के बारे में जो कि ड्यूरिंग सर्विस हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट खुद ही रेफर करते हैं। अगर इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो यूपीएससी की एडवाइस एक तरह से बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपेंसेस, जो कि आते हैं आर्टिकल 322 में। जो एंटायर एक्सपेंडिचर होता है यूपीएससी का वो चार्ज किया जाता है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। रिपोर्ट्स की बात करें तो आता है हमारे पास आर्टिकल 323 कि जो यूपीएससी है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपनी रिपोर्ट कहाँ पर सबमिट करते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में वहाँ पर शो की जाती हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो यूपीएससी है वो एक तरह से इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी नहीं है, वो एक तरह से एडवाइजरी और रिक्रूटमेंट बॉडी मानी जाती है। तो यहाँ पर हमें क्विक समरी दे रखी है आर्टिकल्स की। पहला है आर्टिकल 315 जो कि एस्टैब्लिश करता है यूपीएससी को और स्टेट पीएससीज को भी। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये जो है कंसेप्ट वहाँ पर ओनली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में नहीं है, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी कवर करते हैं। सेकेंड है हमारे पास 316 जहाँ पर अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स की बात की जाती है। फिर रिमूवल और सस्पेंशन की है। 18 में है कि प्रेसिडेंट है वो डिटरमिन कर सकते हैं कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में। 19 में है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन होल्डिंग फर्दर ऑफिस, मतलब आगे अगर उनकी रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। ठीक है, उनकी आगे जैसे सर्विस के लिए। 320 में आता है फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। 321 में एडिशनल फंक्शंस हैं जो कि पार्लियामेंट उन्हें प्रोवाइड कर सकती है। बाकी 322 में उनके एक्सपेंसेस की बात हुई है। एंड 323 में है कि वो अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। तो इसे आप देख लेना। तो यही क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होगा ना कि जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी वो सेम ही है, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 315 और 323 के अंडर। बट ये क्या एक तरह से सेम नहीं है, दोनों ही अलग लेवल पर काम करती हैं, इनकी पावर्स अलग हैं और रिक्रूट करती हैं अलग अलग सर्विसेज को। तो अगर देखा जाए हमारे पास ये दोनों क्रिएट कर रखी हैं आर्टिकल 315 में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। टेन्योर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो इनके पास 6 ईयर्स का टेन्योर होता है दोनों के पास ही। बट जो स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पर एज दे रखी है 62 ईयर्स और यूपीएससी के लिए है एज 65 ईयर्स।
अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी सिमिलर होता है, ठीक है। इनको अपॉइंट किया जाता है यूपीएससी मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होते हैं उन्हें कौन करता है अपॉइंट? गवर्नर। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल प्रोसेस इन्वॉल्व सुप्रीम कोर्ट। मतलब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि 2 ग्राउंड्स ही होते हैं इनको रिमूव करने के लिए, जैसा कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी यूज़ करते हैं, इनकैपेसिटी, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास प्रूव्ड मिसबिहेवियर। फंक्शन सिमिलर होते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, एडवाइस देते हैं रिक्रूटमेंट पे, प्रमोशन और डिसिप्लिनरी मैटर्स पे, प्रिपेयर करते हैं एनुअल रिपोर्ट्स। जैसे कि जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं, ऐसे ही जो स्टेट पब्लिक सर्विस के कमीशन के मेंबर्स होते हैं वो गवर्नर को देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक तरह से डिफरेंस दे रखा है यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो देख लेते हैं। अगर ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, इनके पास नेशनल लेवल की होती है, बट इनके पास क्या होता है? स्टेट्स की होती है, मतलब हर स्टेट का अलग चलता है। रिक्रूटमेंट की बात करें, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हो गए, सेंट्रल सर्विसेज होगी, ग्रुप ए एंड बी की, तो इनके लिए रिक्रूटमेंट की जाती है। यहाँ पर क्या होता है? स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, एसडीएम के लिए, डीएसपी और तहसीलदार के लिए। अपॉइंट कौन करता है इन्हें? जो उनके मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट और यहाँ पे गवर्नर। रिपोर्ट्स किन्हें सबमिट करवाई जाती हैं? यहाँ पे प्रेसिडेंट को और यहाँ पे गवर्नर को। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 65 ईयर्स होता है और यहाँ पे 62 ईयर्स होता है। और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि पहले भी कवर किया हमने, सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो गए, ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम इसके अंडर आते हैं। यहाँ पे स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स आते हैं। एडिशनल फंक्शंस की बात करें, जैसे हमारे पास आर्टिकल 321 है, तो जो पार्लियामेंट है वो असाइन कर सकती है इन्हें कुछ भी एक्स्ट्रा फंक्शन। यहाँ पे पार्लियामेंट करती है और यहाँ पे क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर असाइन करती है। अथॉरिटी हायर अथॉरिटी होती है जो कि हैंडल करती है ऑल इंडिया सर्विसेज को। यहाँ पे क्या है? लोअर होती है, देन यूपीएससी हैंडल करती हैं सिर्फ जो कि स्टेट सर्विसेज होती हैं। यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ की बात की गई है जो कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स को लेके आई थी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एडी गोरवाला कमेटी रिपोर्ट 1951। यहाँ पर क्या कहा गया कि जो रिक्रूटमेंट करनी है आप लोगों ने गवर्नमेंट सर्विस के लिए, वो फ्री होनी चाहिए पॉलिटिकल पैट्रोनेज से, मतलब कोई भी प्रेशर वहाँ पर पॉलिटिकली नहीं आना चाहिए। एम्फेसाइज किया इन्होंने ट्रेनिंग पे, ठीक है। एस्टैब्लिश करने के लिए कहा गया कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए। बात हो रही है 1951 की। सेकंड है हमारे पास डॉक्टर ए रामास्वामी मुडलैयर कमेटी 1956 में आती है। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि जो यूनिवर्सिटी डिग्री होगी वो एक तरह से मिनिमम क्वालिफिकेशन मानी जानी चाहिए रिक्रूटमेंट करनी है अगर आपको हायर सिविल सर्विसेज के लिए। फिर आता है हमारे पास डीएस कोठारी कमेटी रिपोर्ट, ठीक है, 1976, जिन्होंने कहा कि 2 स्टेज एग्जामिनेशन प्रोसेस होना चाहिए। एक तो आप प्रिलिमिनरी कर दो, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू कर दो। यही जो एक तरह से बेसिस बना जो कि हमारा आज का यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की बात की गई थी। डीएस कोठारी कमेटी रिपोर्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास आता था 5th सेंट्रल पे कमीशन 1994 में। यहाँ पर क्या एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने की बात की गई और ये कहा गया कि अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास राइट होना चाहिए टू रिटेन लीन फॉर 2 ईयर्स अगर वो चूज करते हैं टू वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट कमेटी आती है हमारे पास योगिंदर के अलग कमेटी जो कि आई थी 2001 में। इन्होंने सजेस्ट किया जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको अगर आपको टेस्ट करना है तो कॉमन सब्जेक्ट में किया जा सके, ठीक है, ना कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें। इसका जो एम था वो ये एक तरह से था कि रिड्यूस कर दिया जाए जो एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज हो रही है। मतलब जैसे कि अभी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो हर किसी के लिए डिफरेंट होते हैं। अगर कोई देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लेता है, कोई हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट्स लेता है, तो वहाँ से उन्हें टेस्ट नहीं किया जाएगा। कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे जो कि सभी के लिए सिमिलर होंगे तो वहाँ से उन्हें टेस्ट करो। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास युगंधर कमेटी 2003 में। इन्होंने रेकमेंड किया कि इंट्रोड्यूस किया जा सके 3 मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम सिविल सर्वेंट्स के लिए, ठीक है। जब उनका जो करियर का उनका 12th ईयर चल रहा हो, ठीक है, तब 20th और 28th ईयर ऑफ सर्विस चल रहा हो, तब उनके लिए मिड करियर जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए। पर्पस क्या था? ताकि उनकी जो स्किल्स हैं उन्हें अपडेट किया जाना चाहिए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ करियर पे।
नेक्स्ट आती है हमारे पास होटा कमेटी रिपोर्ट 2004 में। यहाँ पर क्या बताया गया कि एज होनी चाहिए, जैसे कि आप हायर सिविल सर्विसेज के लिए एंटर करना चाहते हो तो आपकी एज 21 से 24 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, विद 5 ईयर रिलैक्सेशन मिला जाएगा जो कि SC/STs को, 3 ईयर रिलैक्सेशन दिया जाएगा अदर बैकवर्ड क्लासेस को। काफ़ी सारे पर्सनल रिफॉर्म्स को भी इन्होंने सजेस्ट किया। फिर आती है खन्ना कमेटी 2011 में, जहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, CSAT बोलते हैं जिसे हम, 2010 में। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, खन्ना कमेटी, जो कि इम्प्लीमेंट कब किया गया था, 2011 में। तो ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। इससे पहले हमने ये देखी एक तरह से जो गिंदर की अलग कमेटी, जहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट की बात की गई थी। फिर एक हमारे पास थी DS कोठारी कमेटी रिपोर्ट 1976, जहाँ पर बताया गया था 2 स्टेज एग्जामिनेशन प्रोसेस को। फिर आती है हमारे पास बासवान कमेटी 2016 में। तो इन्होंने कहा कि रिड्यूस कर दो जो कि अपर एज लिमिट लगा रखी है, रिमूवल करो ऑप्शनल पेपर जो कि UPSC मेंस में होते हैं, और रेकमेंड किया स्ट्रीमलाइनिंग रिक्रूटमेंट ताकि एग्जाम्स को और इक्विटेबल बना जा सके। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है फर्स्ट ARC रिपोर्ट 1966। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से रेकमेंड किया था प्रॉपर पर्सोनल प्लानिंग को और कैडर मैनेजमेंट को, और यहाँ पर एक आइडिया और भी इंट्रोड्यूस किया गया था लोकपाल और लोकयुक्तास को लेके। और यहाँ तक जो हमारा टॉपिक कवर हुआ है वो है UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इन दोनों के लिए मैं दोबारा फिर से बता देती हूँ कि जो आर्टिकल्स हैं वो सेम हैं, बट इनके जो काम हैं वो अलग हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एस्टैब्लिश कर रखा है आर्टिकल 280 के अंडर। ठीक है, इसको सेटअप किया जाता है हर 5 साल के बाद। और अगर हम यहाँ पर बात करें पर्पस ऑफ फाइनेंस कमीशन क्या होता है, ये रेकमेंड करना कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, जो कि इंश्योर करता है एक तरह से फिस्कल फेडरलिज्म और फाइनेंशियल बैलेंस को। और अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मेंबर्स में होते हैं चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स। क्वालिफिकेशंस क्या होता है, एक तरह से पार्लियामेंट डिसाइड करती है थ्रू लॉ, जो कि फाइनेंस कमीशन एक्ट आया था 1951 में। यहाँ पर ये भी चीज़ मेंशन है कि जो मेंबर्स हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से हो सकता है, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, फाइनेंस से, इकोनॉमिक्स और लॉ से, मतलब इन चीज़ों में से अगर उनका बैकग्राउंड है तो वो मेंबर बन सकते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंस कमीशन के, पहला देखा जाए तो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको हम वर्टिकल शेयरिंग कहते हैं बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। फिर आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टेट्स, जिसको हम हॉरिजॉन्टल शेयरिंग कहते हैं। देखो यहाँ पे है वर्टिकल शेयरिंग, जो कि सेंटर और स्टेट की बात करती है। अगर हॉरिजॉन्टल शेयरिंग लिखा है आपके पास, मतलब स्टेट्स के बीच की बात हो रही है, यहाँ पे सेंटर की बात नहीं हो रही। ठीक है, हाउ शेयर इज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट स्टेट्स। थर्ड है ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स, ग्रांट्स भी प्रोवाइड की जा सकती हैं, ठीक है, फॉर रेवेन्यू डेफिसिट के लिए, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, फिर आता है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज जैसे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, इनको ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर्स टू इम्प्रूव फिस्कल स्टेबिलिटी। काफ़ी सारे वेज बताए जाते हैं ताकि एक तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सेंटर और स्टेट में और बेहतर बनाया जा सके। एनी अदर मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, कुछ ऐसे मैटर्स भी होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट खुद ही रेफर करते हैं, जैसे कि डिजास्टर रिलीफ फंड की बात हो, कंसोलिडेटेड फंड रिक्वायरमेंट्स की बात हो, या फिर कुछ ऐसा स्पेशल असिस्टेंस देना हो किसी स्पेसिफिक स्टेट्स को, तब वहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन है वो काम करता है। रिलेटेड आर्टिकल्स की बात करूँ देखो तो यहाँ पे है आर्टिकल 280, जो कि प्रॉपरली फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 281, जहाँ पर क्या है कि जो प्रेसिडेंट मस्ट ले द फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट पार्लियामेंट में शो की जाती है, अलॉन्ग विद द एक्शन टेकन रिपोर्ट, मतलब क्या क्या हमें जो एक्शन है वो लेने चाहिए, क्या क्या किन मैटर्स पे ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की, तो वो सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं। फिर आता है आर्टिकल 275, मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो फाइनेंस कमीशन के बारे में बताते हैं वो सारे आर्टिकल्स हैं, फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 में ही लिखा है, बट अगर इससे मिलते जुलते अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो वो यहाँ पे मैंने कंसीडर कर रखे हैं। 275 में क्या एक तरह से ग्रांट्स इन एड की बात होती है, जो कि बेस करती हैं फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पे ही। फिर आता है आर्टिकल 282,
जो अलाउ करता है सेंटर और स्टेट्स को कि वो ग्रांट्स दे सकते हैं किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए। ये इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है। और रीसेंट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो हमारे पास 14th फाइनेंस कमीशन आता है 2015 से 20 तक, इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर इंक्रीज किया गया था स्टेट्स के शेयर को जो कि सेंट्रल टैक्सेस से आता है 32% से 42% तक। बट क्या होता है 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें 2020 से 2026 तक, तो जो शेयर है उसको स्लाइटली रिड्यूस कर दिया जाता है 41% तक, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसकी भी क्रिएशन हो गई थी, तो उसके बाद इसे रिड्यूस कर दिया गया। इंट्रोड्यूस किया परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स को भी, ठीक है, हमारी जो स्टेट्स के लिए। तो ये जो हमारा टॉपिक है आज का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का पार्ट 1, तो ये हमारा यहीं पर कवर होता है, जिसमें हमने 4 टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही आप और वीडियोस के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।